नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम साहित्य के एक ऐसे शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दूर से देखकर ही कई लोग घबरा जाते हैं। मार्सेल प्रूस्त का महाउपन्यास खोए हुए समय की खोज। हमारे पास इस पर एक विस्तृत समीक्षा है और हमारा मकसद इस बेहद लंबी और जटिल मानी जाने वाली किताब के दिल तक पहुंचना, उसके जादू को समझना, वो भी बिना इसके करीब 4000 पन्नों को पलटे। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक लेखक रोजमर्रा की मामूली लगने वाली जिंदगी, आप सोचिए, चाय में डूबा एक केक, सामाजिक गपशप, प्यार की उलझने को समय, याददाश्त और इंसानी तजुर्बे के इतने गहरे फलसफे में बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से चेतना की यात्रा है। तो चलिए इस समीक्षा के सहारे प्रूस्त की दुनिया की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो आज भी पाठकों और लेखकों को खींचता है। शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातें साफ कर लें। लेखक मार्सेल प्रूस्त, फ्रांस के। भाषा फ्रेंच। प्रकाशन का लंबा सिलसिला रहा 1913 से 1927 तक, 7 खंडों में। और लंबाई करीब 4000 पन्ने। जी हाँ, बहुत लंबा। शायद इसीलिए इसे पढ़ने का ख्याल ही कई लोगों को थका देता है। लेकिन क्या ये लंबाई ही इसकी खासियत है या कुछ और है? चलिए सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जिसके लिए प्रूस्त सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, याददाश्त या स्मृति। खासकर वो जिसे अनैच्छिक स्मृति कहते हैं। सबने शायद उस मशहूर मिडलिन एपिसोड के बारे में सुना होगा। चाय में डूबे केक का एक टुकड़ा और अचानक बचपन की भूली बिसरी यादों का पूरा सैलाब। सुनने में ये बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर इसके पीछे का विचार क्या है? हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत काव्यात्मक पल नहीं है। ये प्रूस्ट के दर्शन का, उनके सोचने के तरीके का एकदम केंद्र है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रूस्ट ये नहीं कह रहे कि आप कोशिश करके जोर लगाकर पुरानी बातें याद करें। अच्छा। बल्कि वो मानते हैं कि अतीत की असली गहरी सच्चाई उन अचानक कौंधने वाले संवेदी अनुभवों में छिपी है। कोई स्वाद, कोई गंध, कोई आवाज जो हमारे सचेत दिमाग को, हमारी याद करने की कोशिशों को पूरी तरह बाईपास कर जाती हैं। ये याद करना नहीं है, ये उस पल को, उसकी पूरी शिद्दत, उसकी भावना, उसके माहौल के साथ फिर से जीना है। फिर से जीना। हाँ, एक तरह से समय में यात्रा करने जैसा है, वो भी बिना किसी टाइम मशीन के। अच्छा, तो मतलब ये कि जानबूझकर याद करने की कोशिश एक तरह से सतही है प्रूस्त के हिसाब से। असली यादें तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आती हैं। हम सोचकर याद करते हैं वो बेकार है, लेकिन वो मानते हैं कि जो अनैच्छिक स्मृति है वो हमें अतीत के ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा भावनात्मक सच के करीब ले जाती है। ज्यादा असली सच के करीब। बिल्कुल, वो हमें वो महसूस कराती है जो हम उस वक्त थे, न कि वो जो हम आज सोचते हैं कि हम उस वक्त थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और यही अनुभव, यही एहसास कथावाचक को धीरे धीरे कला की तरफ ले जाता है, क्योंकि कला भी एक तरह से इसी तरह के गहरे अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करती है। ये दिलचस्प है। और ये जो यादें हैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थीं, है ना? प्रूस्त इन्हें उस समय के समाज के ताने बाने में बुनते हैं। उनकी कहानियां अक्सर पेरिस के उच्च वर्ग, उनके सैलून, उनकी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिल्कुल। प्रूस्त हमें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के फ्रांसीसी समाज में ले जाते हैं, खासकर अभिजात वर्ग और जो नया नया अमीर बना बुर्जुआ वर्ग था, उनकी दुनिया में। लेकिन ये सिर्फ पार्टियों का वर्णन नहीं है। ये उस समाज की महत्वाकांक्षाओं का, उसके दिखावे, जिसे स्नोबरी कहते हैं। हाँ, स्नोबरी। यानी समाज में ऊंचा दिखने या ऊंचे लोगों से जुड़ने की होड़, चाहे वो कितनी भी सतही क्यों ना हो। और उसके पाखंड का बहुत ही बारीक और अक्सर व्यंग्यात्मक चित्रण है। जैसे वो गुरमांते परिवार का वर्णन करते हैं द गुरमांतेज वे खंड में, वो सिर्फ उनके तौर तरीके नहीं दिखाते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक रुतबा अक्सर अंदरूनी खोखलेपन को छुपाने का एक मुखौटा होता है। तो क्या ये सिर्फ उस जमाने के फ्रांस की बात है या इसमें आज के समाज के लिए भी कुछ है? क्या वो स्नोबरी और दिखावा आज हमें अपने आसपास नजर नहीं आता? निश्चित रूप से आता है। बिल्कुल। प्रूस्ट की खूबी यही है कि वो इंसानी फितरत की उन गहराइयों को पकड़ते हैं जो समय और जगह से परे हैं। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की इच्छा, दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश, अपनी असलियत छुपाने की प्रवृत्ति, ये सब आज भी उतनी ही मौजूद हैं। शायद उनके रूप बदल गए हों बस। हाँ, तरीके बदल गए होंगे। हाँ। प्रूस्ट एक तरह से समाज का एक्सरे करते हैं और वो तस्वीर हमेशा सुखद नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद सामाजिक खेलों में कितना शामिल हैं। समाज के इस चित्रण के साथ ही एक और बड़ा विषय जुड़ा है, प्रेम और ईर्ष्या।
और स्रोत समीक्षा कहती है कि प्रूस्ट का नजरिया प्रेम को लेकर काफी चौंकाने वाला है, वैसा नहीं जैसा हम आमतौर पर रोमांटिक कहानियों में पढ़ते हैं। हाँ, ये प्रूस्त की दुनिया का एक बहुत ही जटिल और सच कहूँ तो अक्सर दर्दनाक पहलू है। उनके उपन्यासों में प्रेम शायद ही कभी शांत, सुखी या आपसी समझ पर आधारित होता है। अच्छा। ज्यादातर ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो ईर्ष्या, शक और भ्रम से भरा होता है। पात्र अपने प्रेमी या प्रेमिका की असलियत को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएं और असुरक्षाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। स्वॉन का ओडेट के प्रति प्रेम या कथावाचक का अल्बर्टीन के साथ रिश्ता, खासकर द प्रिजनर और द फ्यूजिटिव खंडों में इसका गहरा चित्रण है। ये सब दिखाते हैं कि कैसे प्रेम अक्सर दूसरे इंसान को जानने के बजाय उसे अपनी कल्पनाओं के अनुसार गढ़ने की कोशिश बन जाता है। तो क्या प्रूस्ट ये कह रहे हैं कि सच्चा प्यार मुमकिन ही नहीं है, या यह हमेशा एक तरह का धोखा ही होता है, खुद से और दूसरों से? ये तो काफी निराशाजनक लगता है। ये एक बड़ा सवाल है जो प्रूस्त उठाते हैं। निराशाजनक जरूर लग सकता है, पर शायद वो इसे रियलिस्टिक मानते थे। वो ये दिखा रहे थे कि इंसानी रिश्ते कितने जटिल होते हैं, कैसे हम अक्सर जिसे प्यार करते हैं उसे पूरी तरह कभी जान ही नहीं पाते। हमारी इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। बिल्कुल, प्रेम का एक निर्मम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शायद वो ये नहीं कह रहे कि प्यार असंभव है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जिसे हम प्यार समझते हैं वो अक्सर हमारी अपनी जरूरतें और वहम होते हैं। समाज की पड़तें, प्यार की उलझनें, इन सब के बीच एक और धागा है जो पूरी किताब में बुना हुआ है, कला और सौंदर्य शास्त्र। स्रोत समीक्षा बताती है कि प्रोस्त कला को एक तरह की मुक्ति मानते थे। बिल्कुल, ये शायद उपन्यास का सबसे उम्मीद भरा पहलू है। पूरी कहानी में जो कथावाचक है वो एक लेखक बनने के लिए संघर्ष करता है। वो जीवन के अनुभवों को समझकर उन्हें शब्दों में ढालने का रास्ता खोजता है, और अंत में टाइम रिगेन्ड नाम के आखिरी खंड में उसे ये एहसास होता है। हाँ, आखिरी खंड। हाँ, उसे ये एहसास होता है कि कला ही वो तरीका है जिससे जीवन के बिखरे हुए, गुजरते हुए पलों को बचाया जा सकता है, उन्हें एक स्थायी रूप दिया जा सकता है। कला समय को रोक नहीं सकती, लेकिन वो बीते हुए समय के अनुभव को पकड़कर, उसे समझकर, उसे एक गहरा अर्थ दे सकती है। ये सौंदर्य शास्त्र का प्रूस्त का अपना संस्करण है। कला समय पर विजय पाने का एक मानवीय प्रयास है। तो कला ही एक रास्ता है समय के इस लगातार बहते जाने के एहसास से लड़ने का, क्या वो ये कह रहे हैं? एक तरह से हाँ। कला उन क्षणभंगुर यादों को, उन तीव्र भावनाओं को, उन सामाजिक अवलोकनों को लेती है और उन्हें एक ऐसे रूप में ढाल देती है जो समय के साथ नष्ट नहीं होता। लेखक या कलाकार अपने जीवन के खोए हुए समय को कला के जरिए पुनः प्राप्त करता है, उसे अर्थ देता है। अच्छा, ये सिर्फ लिखना या पेंट करना नहीं है, ये जीवन को समझने और उसे सहेजने का एक तरीका है। और ये सवाल पाठक के लिए भी है, हमारे जीवन में रचनात्मकता, सौंदर्य और कला की क्या भूमिका है? क्या वो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और समय के गुजर जाने के एहसास से ऊपर उठा सकती हैं? ये सब बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन इन्हें व्यक्त करने का प्रूस्ट का तरीका वो भी काफी अनोखा है। उनकी शैली, वो लंबे लंबे वाक्य जिनके बारे में बहुत सुना है, क्या वो वाकई पढ़ने में मुश्किल पैदा करते हैं? मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं। प्रूस्ट के वाक्य कई बार सच में पन्नों तक लंबे हो सकते हैं। पन्नों तक? बाप रे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ लंबे नहीं हैं, वो जटिल हैं। उनमें विचारों की कई परतें होती हैं। अचानक यादें कौंध जाती हैं, दार्शनिक चिंतन होता है, विषयांतर होता है। वो एक तरह से इंसानी सोच के प्रवाह को उसकी सारी उलझनों और भटकावों के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा दिमाग काम करता है। बिल्कुल, ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। इसमें विचारों और भावनाओं का, आप कह सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण है। हर बारीकी को देखा परखा जाता है। और संरचना, कहानी सीधी नहीं चलती, ये भी सुना है। हाँ, कथा रैखिक मतलब लीनियर नहीं, बल्कि चक्रीय है, साइक्लिकल। पात्र, घटनाएं, थीम बार बार लौटते हैं, लेकिन हर बार एक नए नजरिए से, एक गहरी समझ के साथ। अच्छा, दोहराव होता है? हाँ, पर वो सिर्फ दोहराव नहीं होता, वो विकास होता है। यादें सतह पर आती हैं, गायब होती हैं, फिर लौटती हैं। समय खुद एक सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि मुड़ता हुआ, दोहराता हुआ महसूस होता है। ये संरचना पाठक को भी समय और स्मृति के उसी भंवर में खींच लेती है जिसमें पात्र हैं। ये पढ़ने के अनुभव को चुनौतीपूर्ण बनाता है, पर शायद इसी से वो गहराई भी आती है। हमने कुछ खंडों का जिक्र किया
गुरमान्ते स्वेव, द प्रिजनर, टाइम रिगेन्ड, क्या इन 7 खंडों का कोई स्पष्ट क्रम या विकास है? क्या इन्हें अलग-अलग पढ़ा जा सकता है? वे से शुरुआत होती है, बचपन की यादें, वो मैडलिन वाला पल और चार्ल्स स्वॉन की दुख भरी प्रेम कहानी। ये एक तरह से पूरे उपन्यास के मुख्य विषयों का बीज बोता है। ठीक है। फिर कहानी कथावाचक के बड़े होने, उसके सामाजिक दायरे के बढ़ने, इन द शैडो ऑफ यंग गर्ल्स इन फ्लावर्स, द गुरमंतज वे, और रिश्तों की जटिलताओं में उलझने, सोडोम एंड गोमोरा, द प्रिजनर, द फ्यूजिटिव की तरफ बढ़ती है। और अंत में टाइम रिगेन्ड में सब कुछ कला की परिवर्तनकारी शक्ति पर आकर सिमट जाता है। तो ये पूरी यात्रा है। बिल्कुल, ये बचपन की मासूमियत से शुरू होकर समाज और प्रेम के कड़वे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए कला के जरिए जीवन का अर्थ खोजने तक की एक महाकाव्यात्मक यात्रा है। तो जाहिर है इसकी खूबियां बहुत हैं। वो गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, वो समाज का तीखा विश्लेषण, वो जटिल पात्र जो एकदम असली लगते हैं। स्रोत समीक्षा कहती है कि इसे धैर्य से पढ़ना पाठक के अपने जीवन और यादों को देखने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो आकार और घनत्व ही है। 4000 पन्ने और प्रूस्ट की सघन शैली, ये पाठक से बहुत ज्यादा धैर्य, समय और एकाग्रता मांगते हैं। हाँ, वो तो है। गति बहुत धीमी लग सकती है क्योंकि जोर बाहरी घटनाओं पर कम और आंतरिक विचारों, भावनाओं और यादों के विश्लेषण पर ज्यादा है। और जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, अनुवाद एक और चुनौती है। प्रूस्ट की फ्रेंच भाषा की लय, उसकी बारीकियां, उसकी काव्यात्मकता, उसको किसी और भाषा में पूरी तरह उतारना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। तो कुछ हद तक मूल का जादू अनुवाद में खो सकता है। ये वाकई एक ऐसी किताब है जिसके लिए पाठक को पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। ये कोई वीकेंड रीडिंग नहीं है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद इसे विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में क्यों गिना जाता है? क्यों ये आज भी इतना मायने रखता है? कई कारण हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इसने उपन्यास लिखने के तरीके को ही बदल दिया। चेतना के प्रवाह को दिखाने का उनका तरीका, स्मृति और समय के साथ उनका प्रयोग, वो मनोवैज्ञानिक गहराई, इन सब ने वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस जैसे आधुनिकतावादी लेखकों और उनके बाद की पीढ़ियों को बहुत प्रभावित किया। हाँ, मॉडर्निज्म पर बहुत असर हुआ। बहुत ज्यादा। दूसरी बात, जैसा हमने पहले कहा, उन्होंने अनजाने में ही सही आधुनिक मनोविज्ञान के कई विचारों की आहट दे दी थी, खासकर स्मृति, अवचेतन और इच्छाओं की भूमिका के बारे में। ये सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं है, ये मानव मन को समझने का एक विशाल प्रयास है। इसका असर साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, कला सब पर पड़ा है। ये विचारों का एक ऐसा खजाना है जिससे आज भी लोग प्रेरणा और अंतर्दृष्टि पाते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? खोए हुए समय की खोज ये एक किताब से ज्यादा एक अनुभव है। इसे खत्म करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके साथ जीना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि कैसे जिंदगी के छोटे छोटे अनदेखे से लगने वाले पलों में गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। ये हमें अपनी यादों पर, उनके अचानक उभर आने पर ध्यान देने के लिए उकसाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये क्षणभंगुर पल ही हमारे जीवन की कहानी को बुनते हैं। हाँ, और जैसा स्रोत समीक्षा कहती है, ये धैर्यवान पाठक के लिए मानव चेतना की गहराइयों में एक अद्वितीय यात्रा है। समीक्षा ने इसे 10/10 रेटिंग दी है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि ये पाठक से पूर्ण समर्पण मांगता है। सही। ये आसान नहीं है, पर जो लोग इसमें उतरते हैं उन्हें ये बदल कर रख सकता है। ये साहित्य का माउंट एवरेस्ट है। चढ़ाई मुश्किल है, पर नजारा अद्भुत है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत बताते हैं कि प्रूस्ट का मानना था, कला बीते हुए समय को पकड़कर उसे शाश्वत बना सकती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी अपनी यादें, जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं, उन पर सोचते हैं, उन्हें शायद लिखते हैं या किसी और तरह से सहेजते हैं, तो वो भी एक तरह की व्यक्तिगत कला बन जाती हैं? दिलचस्प सवाल है। एक तरीका जिससे हम अपने गुजरते हुए क्षणभंगुर अनुभवों को कुछ अर्थ दे सके, उन्हें समय के बहाव से बचा सकें। शायद हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा है जो अपने खोए हुए समय को खोज